अस्सलाम फ्रेंड्स। क्या हाल है आपका? खैरियत से? जी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और आपकी वजह से बाकी लोग भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आप मेहनत कर रहे होंगे। और आज का हमारा लेक्चर है पीपी का लेक्चर नंबर 3। चैप्टर नंबर 6 है हमारा PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। ठीक है जी। अच्छा, हमने अभी तक ना बेसिकली एसेट्स के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी। और उसके बाद स्कोप डिजाइन किया था। एक बॉक्स बनाया था कि जिसके अंदर कुछ एसेट्स होंगे जिनकी अकाउंटिंग IAS 16 बताएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 जो है वो उनकी अकाउंटिंग बताएगा। ठीक है। फिर हमने कहा था कि उसने एक स्कोप बना दिया कि हमने इसमें कौन से एसेट्स आते हैं जी। ऑल टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, लाइफ जिनकी 1 साल से ज्यादा हो, और बाकी जो 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। ठीक है। फिर हमने कहा था उस स्टैंडर्ड ने उसकी अकाउंटिंग के तरीके एसेट को रिकॉर्ड करो कॉस्ट के ऊपर। फिर हमने कॉस्ट के ऊपर काफी एक अच्छी खासी डिस्कशन की थी कि कॉस्ट, वैसे कॉस्ट होती है जो भी उसका खर्च आया है या कीमत खरीद। लेकिन स्टैंडर्ड ने कॉस्ट की ना एक अच्छी खासी लंबी डेफिनेशन दी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस प्लस नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस ड्यूटीज। और फिर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू लेके कि फ्यूचर में खर्चा होगा लेकिन होगा एसिड की वजह से ही ना, तो उसकी हम वापस जो है वो प्रेजेंट वैल्यू लेके एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने किया था और एक एग्जांपल भी की थी। बाकी इंशाल्लाह जब हम MCQ या सवाल सॉल्व करेंगे तो साथ साथ और क्लैरिटी आती जाएगी। दूसरी, मैंने आपको ये बात पहले दिन ही बताई थी और अभी आज फिर ये बात बताऊंगा इंशाल्लाह कि यार हम जो सा है पेपर पास करने से ज्यादा हद तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। क्योंकि FAR 1 में आपका पूरा एक चैप्टर है, ये 16 का ना, डिटेल्ड आती है FAR 1 के अंदर। और 20 नंबर का सवाल आता है FAR 1 में, 20 मार्क्स। यानी पेपर का पांचवा हिस्सा सिर्फ इस स्टैंडर्ड से आता है। तो अभी आप कॉन्सेप्ट्स मजबूत कर लें। आगे फिर इंशाल्लाह जब FAR 1 के लेक्चर्स आप लेंगे तो फिर रिवीजन आपकी हो जाएगी और मजीद स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आपके ना 50 नंबर लेने हैं पास होने के लिए, तो 20 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को लाइट में लेना, ठीक है, मेहनत करनी है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ। और कल जहाँ तक हमने पढ़ा था वहां से आगे इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर मैंने कुछ स्पेसिफिक बताई थी कॉस्टें, कुछ ऐसी कॉस्टें जो कि ऐड नहीं होंगी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, हमने कहा था स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट ऐड नहीं होती है। ये सारी चीजें बताई थी, कल का आप लेक्चर ले लीजिएगा। ठीक है। उसमें ये सारी चीजें बताई हैं कि किस वजह से ये चीजें ऐड नहीं होती। जनरल एडमिन, मार्केटिंग, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सारा कुछ ऐड नहीं होता। फिर हाँ, कल हमने कहा था कि आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें ये दो चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आज लेक्चर 3 का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 ऑफ, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो ऑफ चैप्टर 6 ऑफ, ठीक है, PRC 4। चैप्टर 6 हमारा जो कि डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगी। अच्छा, एसिड को मैंने आपको एक दो बातें उर्दू में लिख लें इसी तरह। अच्छा, एसिड हमने लाए थे, याद करें। तो एसिड की लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट हमने किया था। फिर उसके बाद उसको ना वहां से जहाज के ऊपर लोड कराने का शिपिंग चार्जेस दिए थे। फिर पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस चार्जेस दिए थे। फिर टैक्स दिया था, ड्यूटीज पे की थी। फिर वहां से गाड़ी में रख के ना इस्लामाबाद लेके आए थे। रास्ते का किराया दिया था, इंश्योरेंस दी थी रास्ते की। और फिर उसकी फिटिंग के कॉस्ट दी थी। तो यानी कितने खर्चे ऐड होंगे। ठीक है। कॉस्ट में सवाल ये कब तक खर्चे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐड करते रहेंगे। ठीक है। आखिर कब तक, वो होता है ना, सवाल पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक। तो आज हमने इसका जवाब ढूंढना है। ठीक है। जहाज में जब उसको ऐसे खरीदा था वो कॉस्ट ऐड की, रास्ते का किराया ऐड किया, इंश्योरेंस ऐड की, चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस, एजेंट की क्लियरेंस, फिटिंग का किराया, आखिर कब तक कितने खर्चे हम एसिड की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो इसका जवाब है
कब तक, कब तक का जवाब है भाई, कब तक ऐड करने हैं? अनटिल एसिड बिकम्स, उस वक्त तक ऐड करते रहो, अनटिल एसिड बिकम्स अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। जब तक वो इस्तेमाल, अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज नहीं हो जाता, तब तक के जो खर्चे हैं सब्जेक्ट टू वो फिल्टर, ये जो फिल्टर ऊपर हमने लगाए हुए हैं ना, वो फिल्टर में से लाजमी पास करना है। यानी कि ये खर्चे तो ऐड नहीं होंगे कभी, अब नॉर्मल लॉस मार्केटिंग ये वो। और ऊपर जो हमने क्या कहा था कॉस्ट में, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड होंगे और नॉन रिफंड उस तरह के खर्चे, ठीक है। कब तक ऐड होते रहेंगे? जब तक एसिड बिकम्स अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज हो जाता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन के ऊपर एक और स्टेप हमने पढ़ने। यानी कि इंटेंडेड यूज क्या होता है? जिस मकसद के लिए मंगवाया है वो यूज। मंगवाया है ऐसे, ठीक है, या बनाया है, बना भी सकते हैं ना, ये आप अगले F1 में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम खुद बनाना शुरू कर दें, लेट्स सपोज मेरी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का खर्चा कब तक ऐड करूं? जब तक वो इंटेंडेड यूज, जिस मकसद के लिए वो चीज बना रहे हैं, मंगवा रहे हैं या खरीदा है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। तो उस दिन तक के खर्चे आप क्या करते हैं, ऐड, सब्जेक्ट टू डेट फिल्टर। ये जो ऊपर हमने फिल्टर लगाया ना, ये कुछ ऐसी कॉस्ट है वो कभी ऐड नहीं होंगी, जो मर्जी हो जाए। तो जो होंगी वो कब तक होगा? जब तक जिस मकसद के लिए आपने एसिड बनवाया है, ठीक है, मंगवाया है, खरीदा है, वट एवर। लेट्स सपोज गाड़ी मैंने, या लेट्स सपोज मैं मिसाल लेता हूँ पंखे की, फैन, ठीक है, पंखा। पंखा का मकसद क्या होता है जी? कि वो फिट हो जाए, फिटिंग हो जाए, फिटिंग होने के बाद वो हमें क्या दे, एयर, हवा दे, ठीक है। फैन एक एसिड है ना, क्या I16 में फॉलो करेगा? कैसे फॉलो, क्योंकि टेंजेबल एसिड है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और एडमिन यूज मतलब अपने यूज के लिए हम मंगवा रहे, बिजनेस के यूज के लिए, तो वो एसिड है, ठीक है। तो हमने का फैन का मकसद क्या, क्या पंखे का ये मकसद होता है? मैं उस दुकान की बात नहीं कर रहा कि जिसने बेचने के लिए पंखा लाया है, ठीक है, तो वो उसका जो सा है I16 में फॉल नहीं करेगा, वो एक IS2 स्टैंडर्ड है, वो इसके बाद हमने पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि कुछ चीजें होती हैं बेचने के लिए, जिसे हमने इन्वेंट्रीज कहते थे, रॉ मटेरियल या इन्वेंट्रीज, वो बेचने के लिए था, वो अलग स्टैंडर्ड से आउट है, ठीक है। क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था उसका स्कोप हमने क्या कहा था, ये ऊपर लिखा है ना, कि इन चार मकासद के लिए हो, ठीक है। फॉर यूज इन डिलीवरी, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज या रेंटल पर्पज। फॉर सेल पर्पज नहीं था, ठीक है, यहाँ पे लिख लें। सेल के लिए तो फिर वो आपका, ठीक है, सेल के लिए तो फिर वो आपका एक अलग से स्टैंडर्ड है IS2, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन्वेंट्री है ना, जैसा दुकानदार क्या करता है, किराना स्टोर वाला क्या करता है जी, किराने की चीजें बेचते हैं। इसी तरह गाड़ियों वाला क्या करता है, गाड़ियां खरीद के गाड़ियां बेचते हैं, बेचने के लिए रखा हुआ है, तो उसका I16 नहीं है। ये बात याद रखिएगा, सेल करने के लिए है तो। इसी तरह जो प्रॉपर्टी डीलर है, तो वो घर किस लिए लेता है? घर बेचने के लिए खरीदता है ना, कि घर खरीदूंगा उसको बेच दूंगा। तो वो उसकी क्या है तो वो नॉन करंट एसिड है, टेंजिबल भी है, लाइफ 1 साल से ज्यादा भी है। लेकिन उसका मकसद क्या है, ठीक है, ये लिखा है ना, हेल्ड फॉर पर्पज, किस मकसद के लिए वो रखा हुआ है। अगर वो बेचने की नीयत से रखा है तो वो IS16 नहीं है, वो IS2 है। सेल के लिए होते हैं ना एसिड्स, ठीक है, परचेज फॉर फॉर सेल, सेल के मकसद से आपने लिया ना कि उसको बेच दूंगा, तो वो आपके IS16 में फॉल नहीं करेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। तो क्या हमने जो पंखा लिया, लेट्स सपोज हम पंखा बेचने की नीयत से लेते हैं, फिर तुम्हारे स्टैंडर्ड से ही निकल जाएगा, IS16 में आएगा ही नहीं। कि लेट्स सपोज हमने बेचने की नीयत से नहीं लिया, हमने इसलिए लिया है कि यार वो यहाँ पे गर्मियों में फिट हो जाएगा और हमें हवा देगा, ठीक है। तो हम किस मकसद के लिए मंगाए, अनटिल एसिड बिकम्स अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। तो इसमें कौन कौन सा खर्चा है जो ऐड होगा? एक तो फैन की अपनी कॉस्ट, पंखा हमने खरीदा, लेट्स सपोज हमने पंखा खरीदा जी 10,000 रुपए का, फिर उसको गाड़ी में रख के ट्रांसपोर्ट दिया या फ्रीट, किराया, फ्रीट किसे कहते हैं, किराया को,
गाड़ी वाले को किराया दिया कितना जी, उसने 1000 रुपया ले लिया कि यार आपकी ना बिल्डिंग तक छोड़ के आऊंगा। फिर किराया दे के हम एसिड लेके आए। अब और इसमें क्या ऐड करना है? फिर एसिड 2 दिन पड़ा रहा वहां पे, ठीक है। तो वो लेट्स वो 2 दिन पड़ा रहा, दिन लिख दिया 2 डेज। 2 डेज हमारे क्या हुआ, स्टोर में पड़ा रहा, ठीक है। लेट्स वो स्टोर हमारा अपना नहीं था, बल्कि आ, किराए के ऊपर था, ठीक है। या चले इस पॉइंट को रहने थे, या चले लिख लेते। तो स्टोर वाले ने क्या किया, 500 रुपया किराया लिया। फिर हमने इंजीनियर को बुलाया, ये जो भी फैन फिटिंग इंजीनियर फिटिंग, फिटिंग वाले ने कहा यार मैं आपसे 1000 रुपये लूंगा, आपको फैन फिट करके दे दूंगा, ठीक है, वायरिंग वगैरह कर। ठीक है जी, तो ये सारे खर्चे आए, ठीक है। तो क्या, अच्छा आप सवाल ये है कि मैंने क्या कहा था, कॉस्ट को कब तक ऐड कर, ठीक है, कितने खर्चे ऐसे में कब तक ऐड करते रहे, तो हमने कहा उस वक्त तक ऐड करते रहो जब तक वो अवेलेबल ना हो जाए, अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज, ठीक है। जिस मकसद के लिए आप वो खरीद रहे हो ना, उस मकसद को जब वो अचीव कर ले, बस उस दिन रुक जाना, उसके बाद आपने खर्चे ऐड नहीं करने, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, फैन की कॉस्ट ऐड होगी जी, बिल्कुल ऐड होगी, ओके ठीक है। रास्ते का किराया डायरेक्टली ट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस है, अगर आप फैन ना लेते तो किराया ना आता, और किराया दे दिए बगैर आप फैन ला भी नहीं सकते दूर की जगह से, ठीक है। तो ये ऐड होगा। स्टोर का चार्जेस, तो स्टोर का चार्जेस ऐड नहीं होंगे, क्यों, ये जरूरी है क्या? ठीक है, जब भी आपने एसिड की कॉस्ट होनी है, आपने ये देखना ये जरूरी है या नहीं। ये तो आपकी लापरवाही है ना, कि आप पंखा लेके आए फिटिंग कराने के लिए, आपने वहां पे रख दिया स्टोर के अंदर, किसी से ना उधार रेंट पे दुकान ली, उसके अंदर फैन रख दिया कि यार मैं जा रहा हूँ शादी पे गाँव से, ठीक है, तो गाँव से 1-2 दिन बाद आऊंगा तो फिर मैं फिट करवा लूंगी, ये तो आपकी लापरवाही है ना। तो ये फजूल खर्चे ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये कौन सा है, फजूल खर्चा, कि वैसे ही आपने स्टोर करा है, जरूरी नहीं था। पंखा उठा के ले आओ, साथ इंजीनियर को ले आओ, उसी टाइम फिट कर देता है, ठीक है, 1 घंटा लगता है, लेकिन आपने क्या किया जी, उसको स्टोर में रख दिया। तो फजूल खर्चे नॉट एडिड, ये बस बात याद रखनी है आपको। फजूल खर्चा क्या होता है, आपका हमेशा एक्सपेंस में चला जाता है, बस आपका खर्च हो जाता है एसिड का, नॉट एडिड इन कॉस्ट, एसिड का पार्ट नहीं बनता। फजूल खर्चा क्या होता है, आपने एक्सपेंस अब कर दिए ना, फजूल खर्ची कर दी है, तो बस ठीक है, एक्सपेंस बना दो, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बस कैश में जाके फजूल खर्चा कर दिया, बस ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, फजूल खर्चे करें, बिजनेस आपका है। लेकिन हाँ, हम अकाउंटेंट है, हम आपको इसको ना गलत अकाउंटिंग नहीं करने देंगे, हम आपको एसिड नहीं बनाने देंगे। फजूल खर्चे करते रहो, आगे उसको एक्सपेंस चार्ज कर दो, बस ठीक है। एक्सपेंस से क्या होगा, तुम्हारा ही प्रॉफिट कम होगा ना, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, तो जितने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे आपका प्रॉफिट कम है, जो मर्जी करो। हाँ, गलत अकाउंटिंग हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम अकाउंटेंट है। फजूल खर्चे ऐसे की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। हाँ, इंजीनियर की फिटिंग ये जरूरी थी, इंजीनियर भाई ने फिटिंग करनी थी, उसके बगैर नहीं, तो ये जरूरी, तो ये ऐड हो जाएगा। तो कितने का एसिड हो गया, 10,000 ये, और एक ये 11,000, और एक ये 12,000 जो है वो क्या होगी, कॉस्ट, ठीक है। अब जब फैन फिट हो गया ना, बटन ऑन किया, चल रहा है, अब जो है वो हालत आ गई है भाई, क्या क्या आ गया, ये स्टेप आ गया, क्या स्टेप आ गया, एसिड क्या हो गया भाई, ये दिन आया, ये नहीं आया, कौन सा दिन आया, एसिड अवेलेबल हो गया है इंटरनेट यूज के लिए। हमने किस लिए मंगवाया था एसिड को, कि वो फिटिंग होगी उसकी, और फिटिंग के बाद वो हवा देगा। अब एसिड फिट हो गया, इंजीनियर ने फिट कर दिया है, और अब वो हवा देना स्टार्ट कर दिया उसने, बस अब रुक जाओ। इसके बाद आपने कोई भी कॉस्ट, कोई भी खर्चा ऐड नहीं करना, ठीक है। कॉस्ट में कब तक खर्चे ऐड होंगे, जब तक एसिड अवेलेबल हो गया इंटरनेट यूज के लिए। अब अवेलेबल हो गया, उस वक्त तक भी सारे के सारे ऐड नहीं होते, ये मैं अगेन बात बता रहा हूँ। फजूल खर्चे या जो चीजें हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, वो ऐड नहीं होंगी। जो मेन मेन खर्चे हैं, वो ऐड होंगे, ठीक है, जो वाकई जरूरी थे और डायरेक्टली उसी वजह से हुए थे। एडमिन और वो कॉस्ट है, बाकी ऐड नहीं होती, ठीक है, ऊपर हम बता चुके हैं। तो कास्ट में कब तक एसिड की कॉस्ट में ऐड करते रहो खर्चे, कब तक ऐड करने, जिस दिन वो अवेलेबल हो गया इंटरनेट यूज के लिए, ओके जी। तो आप एसिड हो गया जी, फैन फिट हो गया, इंजीनियर फिटिंग करके ऑन करके चेक, आप जो है बस, तो आप क्या कर दो, स्टॉप। अब एसिड की कॉस्ट बन चुकी है, कितनी बनी है जी, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये एंट्री क्या होगी, अकाउंटेंट डबल एंट्री याद कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी जी, एसिड डेबिट, कितने से डेबिट, 12,000 से,
और आपके ये सारे खर्चे हुए, लेट्स वो सारे कैश में आपने दिए, तो सारे के सारे कैश क्रेडिट 12,000, ठीक है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। एसेट रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होती है? अकाउंटेंट है ना, एंट्री हमसे पूछेगा ना, ये तो मैथ्स वाले का काम है, प्लस माइनस करें, हमने क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। क्या होगी? एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। एसेट भी कौन सा भला? ये नॉन करंट एसेट है हमारा, ठीक है। यानी कि 1 साल से ज्यादा की जिंदगी है ना, तो नॉन करंट एसेट, ठीक है। 1 साल से ज्यादा की जिंदगी है तो क्या होता है, नॉन करंट एसेट। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और ये जो खर्चा हुआ था, इसकी क्या एंट्री होगी? 500 फजूल खर्चा था, तो इसकी क्या एंट्री होनी है? एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस 500 से डेबिट, और कैश आपने दे के अगर पे कर दिया है स्टोर का किराया तो कैश क्रेडिट, अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? पेएबल क्रेडिट। क्या आप उसको दे कर पे करेंगे तो पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गई ना बात? ठीक है, तो एसेट रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर आपने दे दिया, अगर खर्चा नहीं दिया तो पेएबल क्रेडिट हो जाएगा ना। तो हमने लेट्स सपोज कैश भी सारा खरीदा था, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसिड कौन सा वाला? नॉन करंट, क्योंकि ये इसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा होती है, क्योंकि हमने इसका स्कोप में यही पढ़ लिया था, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे स्टॉप, इस दिन पे स्टॉप कर देना है। इसके बाद मजीद खर्चे एसिड में ऐड नहीं करने। ठीक है, मजीद खर्चे क्या हो सकते हैं? लेट्स सपोज हमने एसिड फिट कर लिया, हमने कहा ओहो ये तो हमने क्या किया जी, ऐसी जगह पे हमारा दुकान है, यहाँ पे चोरी का बड़ा खतरा है कि कोई क्या होगा, कोई चोर आएगा, पंखा उतार के भाग जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड लेके आता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही। या इस पंखे की ना लेट्स सपोज सफाई की जरूरत है, इसको ना क्लीन करना है, फिर कपड़ा शपड़ा मारने के लिए एक बंदा लाता हूँ जो उसकी हिफाजत करे, उसकी सैलरी। तो ये सारे खर्चे स्टैंडर्ड ने क्या कहा, ऐड नहीं करते, तो ये खर्चे ऐड नहीं होंगे उसी दिन तक जब एसिड को ना वो जब अपने काम फंक्शन के लिए वो अवेलेबल हो गया। हाँ, आप पंखा चलाओ या ना चलाओ, ये आपकी मर्जी है। पंखा का मकसद क्या था? क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा है, अवेलेबल हो जाए, ये नहीं कहा कि यूज हो जाए, ऐसे क्या हो जाए, अवेलेबल। उस काम के लिए जिस मकसद के लिए लाया था, उसके लिए अवेलेबल आ जाए। आप पंखा चलाओ या ना चलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपने गाड़ी ली, गाड़ी ली है किस लिए? कि गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी लेके आप घर आके रजिस्ट्रेशन करा दी, बस गाड़ी खड़ी रहे गोदाम में, या जोन से चलाते रहो, इससे गर्ज नहीं है। इसी तरह आपने घर बनाया है, बिल्डिंग बनाई, क्या इस बिल्डिंग में मैं, ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग होगी, बना दी, ठीक है। एक ऑफिस है, लेट्स सपोज हमारा एक ऑफिस छोटा था, तंग ऑफिस था, आपने एक और नई बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग का मकसद क्या था? कि वो फुल तैयार हो जाए ना, पेंट वगैरह हो जाए, लकड़ी का काम, जो भी सारा काम होता है, बिजली शिजली का सारा हो गया। बिल्डिंग इसी तरह पड़ी रहे, जो भी हो अवेलेबल होगी, उस मकसद के लिए पड़ी हुई है ना। ये तो आपकी सुस्ती है कि आप वो चीज यूज नहीं कर रहे, वो तो अवेलेबल होगी है। हाँ, जब तक वो अवेलेबल नहीं हुई थी, लेट्स सपोज लाइट ही नहीं थी, तो काम तो नहीं हो सकता, तो फिर नहीं। सारा कुछ क्लियर है, मतलब आप शिफ्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे तो फिर स्टैंडर्ड की उससे गर्ज नहीं है, अवेलेबल होगी, बस होगी। आपने क्या करना है, उसकी कॉस्ट को स्टॉप कर देना है, ठीक है। उस दिन के बाद जो मजीद खर्चे हैं वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, पंखे की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड हायर किया। पंखा का मिसाल दे रहा हूँ, कोई मशीन या कोई आ, और जो है एसिड हो सकता है, मशीन की मिसाल लेते हैं, उसकी सिक्योरिटी का खर्चा वो ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल होगी है, उसके बाद के जो खर्चे हैं वो ऐड किसी सूरत में ऐड नहीं होंगे, मजीद खर्चे ऐड नहीं होंगे। जब तक वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज नहीं था, अ, हुआ, उससे पहले पहले के खर्चे ऐड होंगे, वो भी सब्जेक्ट टू डेट फिल्टर। बाद वाले खर्चे ऐड नहीं होंगे। सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, कोई इसको क्लीन करने का खर्चा हो गया, लेट्स सपोज मशीन का, या मशीन ऐसी है कि जी हर उसके ना हफ्ते बाद उसको क्या करना पड़ता है, एक मशीन का ऑयल चेंज, जैसा गाड़ी है उसका ऑयल चेंज करने का खर्चा, वो भी ऐड नहीं होगा किसी भी सूरत। ठीक है, तो ये खर्चे ऐड नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है? जैसे आप मैं मोबाइल लेता हूँ, ये भी एक नॉन करंट एसिड है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप इसको लाइफ भी 1 साल से ज्यादा है, तो खरीदने का खर्चा, उसकी रजिस्ट्रेशन, सारा खर्चा जो है वो मैं ऐड करूंगा।
लेकिन उसके बाद में कहता हूँ यार इसमें इजी लोड भी कराना पड़ता है, तो वो भी कॉस्ट में ऐड करो, तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं करना। ठीक है। जब वो ऑन करने तक जितना खर्चा था अवेलेबल होने तक, वो मैंने ऐड किया, उसके बाद के खर्चे ऐड नहीं करने। ठीक है, आगे इंशाल्लाह हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे मजीद। समझ आ गई आपको बात? तो खर्चा कब तक ऐड करना है? जब तक वो अवेलेबल हो जाए, यूज हो या ना हो भी। अवेलेबल हो गया यूज के लिए बस, ठीक है, उस दिन आपने फुल स्टॉप लगा देना भाई, इसके बाद का कोई खर्चा ऐड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब रिकग्निशन क्राइटेरिया स्टैंडर्ड के अंदर एक लाइन लिखी है, वो हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या लिखी है। उसके बाद में आपको एक दो बड़े मजे की चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखते हैं साथ साथ कि क्या भी होता है। रिकग्निशन क्राइटेरिया कि एसिड कब वाकई ही एसिड आपने रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, ये कॉमन सेंस बेस्ड है। कब रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कब रिकॉर्ड करना है, डबल एंट्री कब पास करनी है, व्हेन डबल एंट्री टू बी पास। कि कब आपने डबल एंट्री, कौन सी डबल एंट्री, यही वाली एंट्री ना, एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट, मतलब एसिड कब रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कहने का मतलब रिकग्निशन, कब रिकॉग्नाइज करना है, किसमें रिकॉग्नाइज करना है, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसिड को किस दिन के, हाँ यार अब ये मेरा एसिड है, इसको अब मैं एसिड बनाऊंगा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। के स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है क्राइटेरिया कि यार ये अगर क्राइटेरिया में मीट होता है ना, ये फुलफिल करते हैं तो बस ठीक है, अब ये आप कैसे इसको रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड किस पर करना है, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो सारा कुछ जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सारी कॉस्ट है। कॉस्ट ये है कब करना है, ऊपर था कॉस्ट किस पर रिकॉर्ड करना, अमाउंट क्या होगी, तो अमाउंट हमने कहा कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होगा, तो कॉस्ट क्या है उसके ऊपर हम पिछले दो लेक्चर से वही देख रहे हैं। आज हमने देखना है कब रिकॉर्ड करें एसिड। ये कॉस्ट हमने बना ली सारे ना, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू, सारा कुछ वो तो आ गया है, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना। अब सवाल है कि एसिड कब रिकॉर्ड करना है, किस दिन रिकॉर्ड करो। तो स्टैंडर्ड क्या है भाई, रिकॉर्ड करो जब, तो स्टैंडर्ड ने कहा कब रिकॉर्ड करना है, जब नंबर वन, दो क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से लिखते हैं। जब प्रोबेबल हो, एक के बाद दूसरी बात ये है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रिकग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, दो शराइत है। एसिड किस पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। कब रिकॉर्ड करना है, जब ये दो चीजें हो जाए, दोनों प्लस है, एंड है। ठीक है, और नहीं है, दोनों लाजमी है, ये भी लाजमी है ये भी। जब प्रोबेबल हो जाए, ठीक है, कि आपको फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे। एसिड का मकसद क्या है, एसिड वही चीज है ना जिससे आपको फ्यूचर में फायदा आएगा। यही हमने एसिड की डेफिनेशन पहले के दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, आईटीए के। एसिड क्या होता है, वो रिसोर्स होता है जिससे आपको फ्यूचर में फायदा आएगा। ठीक है, जिससे फायदा आ चुका, हो चुका, लेट्स सपोज आपने पूरा महीना घर यूज कर दिया, रेंट, आप रेंट पे करना है तो वो आप रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस बना देंगे। लेकिन अगले किसी महीने का आप किराया देते हैं तो अभी उससे फायदा आ चुका है, नहीं। अगले महीने का किराया देंगे तो फायदा अगले महीने आएगा, तो वो आपका क्या है, एसिड। वो प्री पेमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने। ठीक है जी। तो प्रोबेबल डेट फ्यूचर के फायदे आएंगे, या प्रोबेबल हो। आप प्रोबेबल के ऊपर फिर एक बहस कर सकते हैं हम।
ठीक है, तीन तरह के ना, तीन चार तरह की चीजें। प्रोबेबल का मतलब है कि, अच्छा मैं आपको बताऊं, चार तरह की ना सर्टेनिटीज होती है कि किस हद तक इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पहला है विर्चुअली सर्टन। ये वर्ड भी आपको आगे FAR 1 में इंशाल्लाह काम आएगा। ठीक है, चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हो सकते हैं। एक है विर्चुअली सर्टन। विर्चुअली सर्टन ये होता है कि तकरीबन आपको ना 90% चांसेस हैं कि वो काम हो जाएगा, कि 90% चांसेस है कि वो मुझे एसिड फायदा देगा, तो ठीक है वो आपका एसिड है उसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, हतमी विर्चुअली सर्टन मतलब कि 90% से अच्छा खासा चांस है कि यार वाकई ये ऐसा फायदा देगा आपको। तो स्टैंडर्ड ने क्या विर्चुअली सर्टन का वर्ड यूज किया है? नहीं। दूसरा होता है प्रोबेबल। प्रोबेबल हो मतलब मोर देन 50% चांसेस, यानी 50% से ऊपर ऊपर। जिस राई कैप नहीं कहता, बच्चा 50% ले ले तो समझो वो प्रोबेबल है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। ठीक है, 50%। उससे नीचे होता है जी पॉसिबल, कि पॉसिबल है तो मतलब लेस देन 50। 50% से लेस चांसेस है, पॉसिबल है, शायद कुछ भी हो सकता है। और चौथा होता है रिमोट। ठीक है, ये अकाउंटिंग की वर्ड्स है। रिमोट का मतलब ये है कि लेस देन 5%, मतलब 5% से भी चांसेस, तो रिमोट चांसेस है, पता नहीं यार है। कहते हैं ना एसिड ये आपको फायदा देगी चीज, ये आपने जो ली है। हम कह यार आप 1-2% चांस है, बाकी 90% चांस है कि फायदा नहीं देगी, तो ये समझो रिमोट है, तो आपने एसिड रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, नोट। फिर हम कहें पॉसिबल है, मतलब चांसेस हैं लेकिन 40-45% चांसेस है, तो क्या रिकॉर्ड करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ने क्या कहा है? प्रोबेबल हो, ये हो या इससे ऊपर हो, कम से कम 50% चांसेस हो कि आपको फायदा देगा एसिड वो चीज, तो आप तब आपने उसको एसिड रिकॉर्ड करना है। समझ आ गई बातें चार? मिर्ची सर्टन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप 100% देखें फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपने सोच किसी बंदे ने गाड़ी ली है, तो वो क्या हतमी तौर पे कह सकते हैं ये गाड़ी मुझे फायदा देगी हमेशा? हो सकता है निकलते साथ एक्सीडेंट हो जाए, या कोई और मसला मसाइल हो जाए, चोरी हो जाए। इसी तरह बिल्डिंग का क्या हतमी है? हो सकता है कोई उसमें फॉल्ट निकले। ठीक है, इसी तरह मोबाइल है, हो सकता है गिर जाए टूट जाए। एसिड के बारे में 100% यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता कि यार मुझे पूरा पूरा फायदा देगा। हो सकता है आधा ऐसा चले फिर खराब हो जाए। ठीक है, तो विजिलेंस हाँ 90 चांसेस हो सकते हैं कि यार 90% चांस है कि यार ठीक है ये अपनी कीमत पूरी करेगा, मुझे इतना फायदा देगा। ठीक है, तो चार पॉसिबिलिटी है। विजिली सर्टन है तो ऐसे रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल करना है कि आपको हतमी यकीन है। प्रोबेबल है मतलब मोर देन 50%, 50% से ज्यादा चांसेस है, ऐसे रिकॉर्ड करना है बिल्कुल। स्टैंडर्ड ने क्या क्या है? प्रोबेबल हो। ये नीचे वाले दो पॉसिबल 50 से कम हो, 49% जो होता चांसेस ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते। और रिमोट तो बहुत ही कम है, 5-6% चांस, तो हम कहते हैं नहीं। तो कब रिकॉर्ड करना है? जब क्या हो? प्रोबेबल हो। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 50% चांसेस हो कि हाँ फ्यूचर में फायदा आएगा एंटिटी को। ठीक है, एसिड से फायदा आएगा। क्या फायदा कैसे आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट कैसे आ सकता है एसिड से? दो तरह से ही आ सकता है, या तो आप उसको यूज करें या उसको सेल कर दें। यही है ना, तीसरा कोई तरीका तो नहीं है एसिड को फायदा लेने का। या आप उसको इस्तेमाल करके फायदा लेंगे या उसको बेच के फायदा लेंगे, दो ही काम हो सकते हैं ना। लेट्स सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपका क्या है? एसिड। तो उससे क्या फायदा हो सकता है? या तो आप उसको यूज करें, यूज करने का क्या फायदा होगा कि आपको किराया की बचत हो जाएगी ना। अगर आप बिल्डिंग अपनी ना बनाते, किराए पे लेते, तो आपको हर महीने क्या होता? किराया देना पड़ता। ठीक है, कभी 20,000 किराया, कभी 50,000, जो भी किराया एग्री था। तो अब आपको क्या होगा? फायदा हो रहा है ना, किराया नहीं देना पड़ रहा। फायदा सिर्फ ये तो नहीं है कि आपको इनकम आए, फायदा ये भी है कि आपका एक्सपेंस ना हो। दोनों साइड है ना। ठीक है, एक फायदा तो ये है कि मुझे 1 लाख रुपया कोई दे, ये भी मेरा फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि मैंने किसी का 1 लाख देना था, वो मुझसे मुझे माफ कर दिया, तो ये भी मुझे फायदा ही हुआ ना। तो फायदा क्या है? ये फायदा नहीं है कि सिर्फ आपको इनफ्लो हो, फायदा ये भी है कि आपका आउटफ्लो जो होना था वो भी ना हो। ठीक है, आपका खर्चा ना हो, तो ये भी आपको एक किस्म का फायदा ही है ना।
तो अगर आप बिल्डिंग अपनी ना बनाते किराए पे लेते तो आपको क्या करना पड़ता, किराया देना पड़ता। तो अब किराया नहीं देना पड़ेगा, आप खुद इस्तेमाल करें तो मतलब आपको फायदा दे रहे हैं। तो बेनिफिट दो तरह से हो सकता है किसी भी एसेट से, ठीक है, ऑल एसेट्स। किसी भी एसेट का दो तरह का फायदा होता है, या तो आप उसको इस्तेमाल करके फायदा उठाओ, या उसको सेल कर दो। ये बिल्डिंग अगर सेल कर दें, लेट्स सपोज 10 करोड़ की बिल्डिंग सेल कर दी, तो ये आपको फायदा ही हुआ है ना पैसों में। तो एसेट का फायदा दो तरह से होता है, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, रिकॉर्ड कब किस अमाउंट पे करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट पे कब करना है कि जब प्रोबेबल हो फ्यूचर के बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है। और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकें। कॉस्ट के ऊपर हमने अच्छी खासी बहस की है, मतलब ये रिलायबल हो। ये ना हो कि इसकी मिसाल लेता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, कि ये नहीं है कि आपको वो बंदा कहते हैं यार मैं आपको ना ये 1 लाख का एसेट ले जाओ, मैं आपको ना कल बताऊंगा जी। क्या बताऊंगा कल? कि आपको मैंने 5% डिस्काउंट देना है, या 50% देना है, या 80% डिस्काउंट देना है। अभी तक उसने बताया नहीं है, कहते हैं आज ले जाओ, कल मैं देखूंगा, मेरा जैसा मूड हुआ वैसे मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। पैसे भी उसने नहीं लिए आपसे। तो क्या आपको रिलायबली पता है? रिलायबल क्या होता है? एतमाद। क्या आप एतमाद के साथ कह सकते हैं कि यार वो मुझे 80% डिस्काउंट देगा, या 50 देगा, या 5? कुछ आप खत्मी तौर पे तो नहीं कह सकते ना। इस तरह की मतलब कोई अनसर्टेनिटी हो, कॉस्ट रिलायबली मेजर ना हो, तो फिर एसिड रिकॉर्ड नहीं करते। एसिड कब रिकॉर्ड करते हैं? जब दो शराइत हो, क्या बोला? जब प्रोबेबल हो जाए कि फायदा आएगा उससे, मतलब 50% ज्यादा चांसेस हो, और दूसरा कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके। तो आज आपने क्या करना है, एसिड को रिकॉर्ड करना है नहीं। हाँ, कल जब वो आएगा बंदा और वो लिख के दे दे, हाँ भाई मैं आपको 50% डिस्काउंट देता हूँ, तो लाख का 50% 50,000। तो जो बाकी 50,000 है वो ऐसे की क्या हो जाएगी, 50% तो डिस्काउंट हो गया ना, वो तो माफ हो गया। तो ऐसे आपको कितने का पड़ा? 50,000 का। तो ये अब उसकी क्या है? तो आज के दिन आपने रिकॉर्ड करना है जब ये दोनों शराइत पूरी होगी, ये एंड है। ठीक है, जब दोनों शराइत पूरी हो जाए तो फिर आपने प्रोबेबल हो और कॉस्ट को रिलायबली मेजर। अगर बीच में अनसर्टेनिटी होना, हो सकता है यार पता नहीं 10,000 का मिलेगा ऐसे, हो सकता है 50,000 का मिले, हो सकता है ऐसे हो जाए वैसे, तो चांसेस पे नहीं करना। कॉस्ट को जो है वो रिलायबली मेजर करना है कि हाँ ये इसकी हतमी कॉस्ट है। रिलायबल एस्टिमेट बनाना है कि यार हाँ ये इसकी कॉस्ट है। तो उसी दिन एसिड, ये दोनों शराइत जब पूरी होंगी तो उस दिन आपने क्या करना है, एसिड को रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तभी एसिड रिकॉर्ड होगा, दिन की बात नहीं, सॉरी, ठीक है, दिन वाली बात है। जब ये दो शराइत पूरी हो जाए तो आप इस काबिल होते हैं कि एसिड को रिकॉर्ड करें। क्या कि उस वाकई सर्टन है, ये नहीं आपने खर्चा किया आपको पता ही नहीं है यार कि एसिड मेरा है या नहीं। जिस दिन प्रोबेबल हो कि इसका फायदा आएगा हमें, वाकई मेरा एसिड है। ये तो नहीं मैंने दोस्त को 1 लाख रुपए दिया, मुझे पता ही नहीं है कि उससे मुझे कुछ फायदा आएगा नहीं, तो फिर मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए मुझे। या 50% से ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसी तरह वो याद करें बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाला चैप्टर, ठीक है, लिंक करा रहा हूँ बेसिकली। जब आप कहते हैं ना कि यार हाँ अब ये मुझे लग रहा है वो मेरा दोस्त फोत हो गया, ठीक है, तो वो हम क्या करते थे, उसको बैड डेट बना देते थे कि यार अब कोई चांस नहीं है पीछे कि वो मुझे फायदा देगा। ठीक है, अगर 50% होता था तो फिर भी हमें एसेट रिकॉर्ड कर ही रखते थे रिसीवेबल, साथ क्या करते थे नीचे प्रोविजन क्रिएट कर देते थे, ऐसे स्टिल होता था। लेकिन जब बिल्कुल रिमोट चांसेस हो गया तो फिर स्टैंडर्ड ने क्या कहा, प्रोबेबल हो या विचली सर्टन हो रिकॉर्ड। तो मतलब कम से कम 50% चांसेस होने चाहिए। तो इसी तरह अगर हमें पता है कि एसिड फायदा देगा 50% या उससे ज्यादा, तो उसको रिकॉर्ड कर दो। और उसकी जब कब रिकॉर्ड करो, जब उसकी कॉस्ट भी रिलायबली आप मेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों शराइत एक वक्त में लाजमी, दोनों का पूरा होना जरूरी है, या नहीं है बीच में, और नहीं है, एंड है, और लाजमी। मतलब प्रोबेबल हो के उससे फायदा आएगा, और दूसरा उसकी कॉस्ट रिलायबली मेयर कर सकते हैं, तो ठीक है एसेट रिकॉर्ड कर दो। जब तक मेयर नहीं कर सकते तब तक वेट करो, तो इसका हल निकलेगा किस तरह। ये उसने कहा था ना डिस्काउंट दूंगा, तो अगले दिन आया उसने बताया कि भाई इतना डिस्काउंट है। हाँ अब हमें पता हो गया कि यार इतना डिस्काउंट दे दिया, बाकी हमें पे करने हैं। तो बस ठीक है, अब हमें सर्टन हो गया यार, रिलायबल एस्टिमेट आ गया कि हाँ इतने का हमें एसिड पड़ेगा। तो अब आपने इसको क्या कर देना है, एसिड को रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है जी, यहाँ तक देखें कोई मसला मसाइल है तो पूछें।
ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं वो चीज जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है ना डेप्रिसिएशन, वो क्या चीज होती है वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बेसिक चीजें सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम करेंगे, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। क्या एक कॉमन सेंस क्या। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या जो एसिड होता है, ठीक है, कोई भी एसिड आपने दिया, वो हमेशा एक जैसा रहता है? बताएं। ठीक है, क्या एसिड हमेशा एक जैसे ही रहते हैं? क्या वो एसिड पुराना नहीं होता या खराब नहीं होता? बताएं मुझे। एक इसकी कीमत की बात हो रही है, ठीक है, अकाउंटेंट है ना तो हम, क्योंकि हमने फाइनेंशियल फिगर्स ही लिखनी है ना, डेबिट क्रेडिट करना है और फिगर्स लिखनी है बस, इससे ज्यादा हमारा कोई काम तो नहीं है। क्या एसिड की कीमत हमेशा एक जैसी रहती है? ठीक है, इन आम आम हालात में, ठीक है। महंगाई की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये बात याद रखते। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में तो महंगाई है ना, एक चीज आज 1 लाख रुपए की है, अगले दिन वो 20 लाख की हो जाती है। ठीक है, इतनी ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान। तो मैं आम आम हालात की जनरल वर्ल्ड, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जनरल वर्ल्ड में बताएं। क्या आपने एक गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, लेट्स सपोज, तो क्या उसकी कीमत हमेशा 10 लाख की रहेगी? वक्त के साथ साथ क्या होता है, उसकी चीज की कीमत कम होती है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा और महंगाई की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इन्फ्लेशन फ्री वर्ल्ड की बात करो, जनरल वर्ल्ड, ठीक है, कौन सी? इन्फ्लेशन फ्री वर्ल्ड। इसी तरह आपने लेट्स, आपने मोबाइल की मिसाल ले ले। आपने नया मोबाइल लिया, जब डब्बे में पैक होता है, ठीक है, या जब आप दुकान के अंदर खड़े हुए हैं, तो 1 लाख रुपए का मोबाइल है। जैसे ही आपने डब्बे से खोला, उसकी कीमत कम हो जाती है, और उसको आप यूज करेंगे, महीने बाद आप कहेंगे 1 लाख रुपए का मोबाइल था, महीने बाद हो सकता है कोई आपसे 70-80 हजार रुपए का ले, 2 महीने बाद 50 हजार का ले कोई। इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ एसिड की जो कीमत है उसमें कमी आती है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? इसी तरह बिल्डिंग है, अगेन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इन्फ्लेशन फ्री वर्ल्ड की बात है। महंगाई के एलिमेंट को आपने जहन से निकालना है, क्या चीजें महंगी होती हैं, ठीक है, इसको निकाल के वैसे सोचना है। नई बिल्डिंग है तो उसकी एक नई लुक होती है, ठीक है, उसकी नई अच्छी कीमत होती है, ठीक है। और वक्त के साथ साथ बिल्डिंग पुरानी होती है, आपने देखा होगा पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, खस्ता हाल बिल्डिंग्स। क्या नई बिल्डिंग की और पुरानी बिल्डिंग की कीमत एक जैसी हो सकती है? एक ही जगह पे हो नहीं, नई बिल्डिंग की कीमत ज्यादा होगी। पुरानी मतलब यानी कि कोई भी एसिड आप ले लें, ये दुनिया वैसे भी फानी है आपको पता है, कोई भी एसिड ले लें, मशीन ले लें, कोई गाड़ी ले लें, कोई बिल्डिंग ले लें, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि वक्त के साथ साथ क्या होता है, एसिड पुराना होता जाता है। हमेशा एक जैसा इंसान एक जैसा नहीं रहता, जाहिर बात है, वक्त के साथ साथ तो ये बाकी एसिड्स भी सारे कीमत क्या होती है, वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। ऐसा है या नहीं है? तो हमने एग्री किया, यस। ठीक है, महंगाई और इन्फ्लेशन वाली दुनिया से हम निकल चुके हैं, हम वैसे ही सोच रहे हैं कि नई चीज की ज्यादा वैल्यू होगी, जो जो चीज इस्तेमाल होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या, कीमत कम होती है, आप सबने क्या कहा? यस सर, वक्त के साथ साथ कीमत कम होती है। तो इस वक्त के साथ साथ जो कीमत कम होती है, इस चीज का नाम है भाई, जो हमारे जो चैप्टर का नाम है क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो वक्त के साथ साथ, ठीक है, ये उर्दू में लिख देता हूँ, इंग्लिश में डेफिनेशन आपको बुक से पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होगा। वक्त के साथ साथ, ये वक्त क्या लिया इस्तेमाल कर, हो सकता है एक गाड़ी है वो अ, नहीं है, उसको एक ही बंदा यूज करता है और दिन में बस ऑफिस लेके जाता है, शाम को लेके आता है, उसकी कीमत भी कम होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगी।
एक गाड़ी है लेते साथ ही रेंट पे लगा दिए, कोई किधर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई किधर लेके जा रहे हैं, तो उसकी कीमत ज्यादा जल्दी कम। तो वक्त के साथ साथ कह लिया, इस्तेमाल भी डिपेंड करती है, इस्तेमाल के साथ साथ कीमत में कमी। इसको क्या कहते हैं? कमी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएट, कि एसिड डेप्रिशिएट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? एसिड इज डेप्रिशिएटिंग, एसिड इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड, जो भी इंग्लिश आप यूज करें, इंग्लिश का तो पेपर नहीं है हमारा ये। एसिड इज डेप्रिशिएटिंग, कि एसिड अपनी कीमत वक्त के साथ साथ या इस्तेमाल के साथ साथ कीमत अपनी कम कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? डेप्रिशिएट हो रहा है। हम क्या कहते हैं? एसिड डेप्रिशिएट हो रहा है। दैट्स इट। डेप्रिसिएशन जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसका क्या मतलब है? कि वक्त के साथ साथ या इस्तेमाल के साथ साथ एसिड की वैल्यू में कमी आती है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गाड़ी नहीं ली 10 लाख की, ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई को निकाल देते हैं, वैसे सोचे तो अगले साल हो सकता है वो 8 लाख की रहे, अगले साल 5 लाख की, फिर एक बहुत पुरानी हो जाती है तो हो सकता है 2 लाख की बिके। तो वक्त के साथ साथ या इस्तेमाल के साथ साथ एसिड की कीमत में जो कमी आती है, उसको हम क्या कहते हैं? उस कमी को क्या कहते हैं? कि डेप्रिसिएशन। ठीक है, हम कहते हैं कि वो एसिड डेप्रिशिएट हो रहा है, बेचारा एसिड खत्म हो ही जा रहा है। ठीक है जी। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या हुई? वक्त के साथ साथ या इस्तेमाल के साथ साथ कीमत में कमी। ठीक है, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड कर लें, नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, नॉर्मल आम तौर पर जो होता है, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता, ये तो नहीं है कि आपने गाड़ी ली, साथ ही एक्सीडेंट हो गया नई गाड़ी का और उसकी कीमत भी कम हो जाती है ना, तो ये वो डेप्रिसिएशन नहीं है। ये वक्त के साथ साथ इस्तेमाल के साथ साथ नॉर्मल वियर एंड टीयर। ये छोटे मोटे होते हैं, जैसे गाड़ी आपने ली ना, तो हो सकता है 1,000 किलोमीटर के बाद है ना, या दो, जितना भी आप चलाते हैं, 10,000 के बाद टायर उसके चेंज करने पड़ जाए। ठीक है, तो मतलब टायर पुराने हो गए, कीमत पुरानी हो गई है, उसका रंग जो सा है वो, या बम्पर शम्पर जो नॉर्मल मतलब रूटीन की टैग पर क्यों लगी रहती है ना, बिल्डिंग है, उसका ऐसा ऐसा पेंट मदम पर पड़ गया, ठीक है, दरवाजे यूज के साथ साथ उसके जो खिड़कियां दरवाजे जो भी था, वो ऐसा ऐसा पुराने होते हैं। वक्त के साथ साथ या इस्तेमाल के साथ साथ जो कीमत में कमी है, नॉर्मल वियर एंड टीयर। ये बात याद रखें, नॉर्मल, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि नॉर्मल वियर एंड टीयर में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर खुदा न खास्ता अचानक, अचानक भी बड़ा मसला हो जाए, ठीक है, बिल्डिंग गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फिर भी उसकी कीमत में कमी आ जाती है, तो वो लॉस है, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, नॉट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? कि वक्त के साथ साथ इस्तेमाल के साथ साथ जो चीज में ना आमतौर पर नॉर्मल वियर एंड टीयर की जो कमी आती है। ठीक है, एक आपने नई बिल्डिंग है, उसको आप यूज करेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है, दीवारें थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं, दरवाजे पुराने, पंखे ऐसा ऐसा चल चल के, ठीक है, तो वक्त के साथ जो नॉर्मल वियर एंड टीयर है, नॉर्मल वियर एंड टीयर, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। हाँ, अचानक भी मसला हो गया, लेट्स सपोज गाड़ी आपने निकाली और आपने जाके एक्सीडेंट कर दिया नई गाड़ी का, ठीक है, तो वो क्या है? वो डेप्रिसिएशन नहीं है भाई जी, ठीक है, वो क्या है? लॉस है, वो आपने नुकसान कर दिया बैठे बैठाए, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो आपका एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है? वक्त के साथ साथ इस्तेमाल के साथ चीजों की वैल्यू में ऐसे ऐसे कमी आती है, वो हम उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब कमी किस हद तक आती है? क्या एसिड बिल्कुल आखिर में, ठीक है, अब यहां तक समझ आ गई है ना, अब नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जमा करके ना हम एक बड़ी डेफिनेशन बनाएंगे, तो इसे ध्यान से सुनना। तो क्या आखिर में, ठीक है, आखिर मतलब, अच्छा, चले अभी, ठीक है, जाने दें। क्या आखिर में एसिड हमेशा जीरो का हो जाता है, 0 रुपए का? ठीक है, उर्दू में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि उर्दू हमारी बेसिक मदर लैंग्वेज है, ठीक है, मदर टंग है, तो कॉन्सेप्ट सीख लें, बाकी हम प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही करेंगे। क्या कोई एसिड आपने देखा है हमेशा आखिर में क्या जीरो का होता है? कोई गाड़ी की मिसाल ले लें,
गाड़ी जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, ठीक है, बिल्कुल खस्ता हाल, इवन तबाह भी हो जाए पूरी, खुदा ना खास्ता, फिर भी वो कबाड़ में किसी ना किसी कीमत की बिकेगी। ऐसा है या नहीं? इसी तरह बिल्डिंग जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग है, लेट्स सपोज 100 साल पहले बनी है, फिर भी उसकी कोई ना कोई कीमत होगी। ऐसा है क्या? एसेट आखिर में, आखिर के अंदर आप दो एक कीमती अल्फाज है, वो आगे हम जाके देखें। क्या आखिर में एसिड जीरो का हो जाता है? तो जवाब है नो। कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। बिल्डिंग जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, गाड़ी जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, कबाड़ में एटलीस्ट बिकी जाएगी किलो के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह कोई भी आपका एसिड है, लैपटॉप है खुदा न खास्ता, या मोबाइल है, तोल के ना आपको एटलीस्ट पतीसा मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आखिर में कोई ना कोई कीमत रह जाती है उस गाड़ी की। उस कीमत को हम क्या कहते हैं भाई? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कह लो, या स्क्रैप वैल्यू कह लो। स्क्रैप होता है कबाड़ का काम, जो रेजिडुअल होता है बकाया। क्या होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि एसिड जितना मर्जी पुराना हो जाए, जितना मर्जी खराब हो जाए, ठीक है, जितना मर्जी इस्तेमाल हो जाए, आखिर में, ठीक है, आखिरकार उसकी कोई ना क्या कीमत जीरो हो जाती है? नहीं, उसकी हमने क्या जीरो हो जाती है? आपने कहा नहीं, यानी कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो उसको क्या कहते हैं? वो उसकी कौन सी वैल्यू है, कौन सी कीमत है? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एसिड, ठीक है, एट द एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी के इख्तिताम पे ना, वो किलो के हिसाब से या जिस हिसाब से बिक जाए। सिंपल डेफिनेशन, आसान तरीन, उसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। समझ आ गई क्या होती है जी स्क्रैप वैल्यू? एसिड जितना मर्जी पुराना हो जाए, जितना मर्जी इस्तेमाल हो जाए, जिस मर्जी हालत में हो जाए, आखिरकार वो किसी न किसी कीमत पे बिक जाता है। 90% यही होता है कि किसी की, हाँ कुछ ऐसे एसिड होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल खराब हो जाए तो वो कोई लेता भी नहीं है, तो बस उनकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? जीरो। यही है ना? वैसे स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ एसिड एट द एंड ऑफ लाइफ, उसकी जिंदगी के इख्तिताम के ऊपर इसकी ना कोई वैल्यू होती है। उसको हम क्या कहते हैं जी? कि वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, अब लाइफ के अंदर ना दो राज पोशीदा है, ठीक है जी। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ के देखें, एक के दे दूसरी डेफिनेशन एक लीजिए, एक के अंदर से दूसरी तीसरी, तो इससे हमारा क्या होगा? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब लाइफ, एसिड की लाइफ जो उनसी होती है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। एसिड की लाइफ भाई साहब दो तरह की होती है। एक होती है उसकी इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है उसकी यूजफुल लाइफ। दो तरह की लाइफ। ठीक है, हमारे पूरे स्टैंडर्ड में, पूरी अकाउंटिंग के पूरे सिलेबस में हमेशा कौन सी लाइफ हम कंसीडर करते हैं? ये वाली। ठीक है, सारी अकाउंटिंग इसी के बुनियाद पर है। अकाउंटिंग की जड़ें जो सी हैं वो यूजफुल लाइफ के गिर्द घूमती हैं, एसिड के हवाले से अगर बात करें। अच्छा, इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है उसकी? पूरी की पूरी जिंदगी। और यूजफुल लाइफ क्या होती है? जितना अरसा कोई भी कंपनी या इदारा या जो भी आप उसको, कंपनी यूज करेगी, ठीक है, जितना अर्सा आप लोग यूज करेंगे वो उसकी यूजफुल लाइफ है। और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक लाइफ। अब होता क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो बने हैं वो बाहर मुल्कों के हिसाब से बने हैं, ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बने। पाकिस्तान में तो आप देखेंगे ना, 1970 मॉडल की करोला भी अभी तक चल रही होती है, ठीक है, रोडों के ऊपर देखें धुआं ही धुआं, और कहते हैं यार ये भी चल रही है। तो अब हो सकता, लेकिन कंपनी जो होती हैं उनकी पॉलिसी होती है कि भाई मैंने ना गाड़ी, कोई भी गाड़ी लूंगी मैं 10 साल यूज करूंगी, और उसके बाद उसको बेच दूंगी, फिर नई गाड़ी ले लूंगी। इसी तरह कोई भी मशीन, अब जो बड़ी कंपनी होती है उसका एक रिक्वायरमेंट होती है
कि यार आपने मशीन इतना अर्सा यूज करने के बाद वो मशीन पुरानी हो जाती है, ठीक है, या पोल्यूशन बनाती है या वट एवर सो रीजन, तो वो क्या होती है उसकी, उसको आप जो है वो आपको बेचनी पड़ती है और नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या हुई, जितना सा कंपनी यूज करेगी या आप कंपनी को छोड़े कोई भी बंदा या जो आप यूज, जितना सा आप उसको यूज करेंगे वो उसकी क्या है, यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ क्या पूरी, आप जैसा गाड़ी की मिसाल हूँ, क्या गाड़ी 10 साल में खत्म हो जाती है, 10 ईयर्स। मैंने कंपनी है, कंपनी ने गाड़ी दी कि यार मैं इसको क्या करूंगी, 10 ईयर्स यूज करूंगी। क्या गाड़ी की कीमत 10 साल है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि हमने पाकिस्तान में ऐसी ऐसी गाड़ियां देखी हैं जो 50 साल से भी चल रही हैं, FX और वो पुराने जमाने की डाटसन और करोला। तो यानी कि गाड़ी की जो असल जिंदगी होती है ना, पूरी की पूरी जिंदगी वो 10 साल नहीं होती, बल्कि वो 50 साल होती है, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल। 50 साल क्या होता है जी इसकी इकोनॉमिक लाइफ, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी है जो टोटल इकोनॉमिक लाइफ को आप टोटल लाइफ भी कह सकते हैं, पूरी की पूरी। यूजफुल लाइफ क्या है कि आप कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी ने ये लिखा हुआ रूल कि यार मैं एक बड़ी अच्छी कंपनी हूँ, पूरी दुनिया में मेरी ब्रांचेज है, तो मुझे बुरा लगता है कि मेरी कोई पुरानी गाड़ियां घूम रही हो, तो मैं क्या करती हूँ 10 साल बाद ना, हर 10 साल बाद गाड़ी चेंज कर लूंगी, हर 5 साल बाद में AC चेंज किया करूंगी, ठीक है। और जो भी मतलब उसके एसेट्स है वो, हर मैं 15 साल बाद अपने टेबल टेबल कुर्सियां नहीं रखा करूंगी, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी इदारे में जाए और पुराने टेबल मेज पड़े हैं और बुरे हालात हैं, कंपनी क्या करती है एक पॉलिसी बना लेती है कि इतने से इतना अर्सा मैंने यूज करना है, तो वो क्या हो जाएगी उसकी यूजफुल लाइफ। तो पूरी की पूरी टोटल लाइफ क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ। और कंपनी के लिए जो जितना सा यूज करेगी है ना, पॉलिसी बनाती है, तो वो क्या होती है जी, यूजफुल लाइफ, क्या इतना अर्सा मैंने इस्तेमाल करना, ठीक है जी। तो ये रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ एसिड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बिल्कुल। इकोनॉमिक लाइफ नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, सारी अकाउंटिंग जो है वो यूजफुल लाइफ के गिर्द घूमती है। तो रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, वो उसकी कीमत जो यूजफुल लाइफ के इख्तिताम पर आपको मिल सकती है। लेट्स सपोज मैंने गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, और मैंने कहा यार मेरा 10 साल यूज करूंगा, तो 10 साल यूज करने के बाद मुझे कितने की बिक जाएगी, एक अंदाजा ही होता है ना, ठीक है। कोई आप 10 साल बाद पहुंच तो नहीं गए आपने, ये क्या होता है, ये भी एक अंदाजा ही होता है, एस्टिमेट है। एस्टिमेट किसे कहते हैं, अंदाजा है। एस्टिमेट किसे कहते हैं, आपने एस्टिमेट, आपने कहा अच्छा यार मैं 10 लाख की गाड़ी ली है, 10 साल बाद ये जो उनसे है तकरीबन 50,000 की बिक जाएगी, अंदाजा है ना ये। स्क्रैप वैल्यू क्या है, अंदाजा। तो 10 लाख की गाड़ी ली है, 10 साल के बाद ना कबाड़ में भी उस टाइम बेचूंगा ना, इंजन टायर और सीटें वगैरह जो भी है, बॉडी वॉडी, तो 50,000 की बिकेगी, तो 50,000 उसकी क्या होगी, द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। 10 साल इस्तेमाल करने के बाद मैं बेच दूंगा, कितने की बिकेगी, 50,000 की, तो ये क्या होगा, 50,000 इज स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या रेजिडुअल वैल्यू। समझ आ गई आपको बात। एसिड की लाइफ दो तरह की होती है, यूजफुल इकोनॉमिक, रेजिडुअल वैल्यू की होती है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। पूरी अकाउंटिंग में हम कौन सी लाइफ यूज करते हैं, यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू क्या है, वो एसिड की कीमत जो उसके इस्तेमाल जिंदगी के आखिर में होगी, कौन सी जिंदगी, यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। एक बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, वक्त के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ चीज की कीमत में कमी आती है। तो आप मुझे इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक सवाल का जवाब दें जरा, कि कमी कितनी आती है, ठीक है, हाउ मच रिडक्शन इन वैल्यू। ठीक है, दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखें। तो मैंने कहा मैं एसिड लेता हूँ, कॉस्ट उसकी है आज 10 लाख रुपए, ठीक है, 6 जीरो उसको मिलियन का, ठीक है, आज। और इसकी ना जो स्क्रैप वैल्यू होगी ना 10 साल में, उसकी लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी, 10 साल, 10 ईयर्स। और उसके बाद वो स्क्रैप के तौर पे कितने की बिक जाएगी, 50,000 की। तो बताएं मुझे, 10 सालों में, 10 सालों में कितनी रिडक्शन इन वैल्यू आई है, बताएं मुझे, सोच के बताएं। एक एसिड मैंने 10 लाख का लिया, 10 साल इस्तेमाल करूंगा और फिर 50,000 का बिक जाएगा, स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी होगी,
स्क्रैप क्या लिया, रेजिडुअल वैल्यू उसकी 50,000। तो समझो 10 सालों में एसिड ने कितनी वैल्यू में कमी करवाई, 10 साल में वैल्यू में कितनी कमी करवाई, बताएं। यानी 10 लाख का था तो 50,000 का फिर भी बिक जाएगा आखिर में। तो 10 लाख में से 50,000 मुझे मिल जाएगा, तो समझो वैल्यू में कमी कितनी आई, 9,50,000। ऐसा है कि नहीं? 10 लाख का था ना। 10 लाख में से क्या सारे का सारा 10 लाख जाया हो जाएगा? नहीं, बल्कि 10 लाख में से 50,000 मुझे मिल जाएगा। तो 10 लाख में से 50,000 माइनस कर दो। ऐसा है कि नहीं? 10 लाख में से 50,000 माइनस कर दो कि हाँ ये 50 तो मुझे मिल जाएगा, बाकी 950 जो है वो जाया हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो वैल्यू में कमी आई वो कितनी आई? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू लिख सकता हूँ मैं या नहीं? यही हुआ है ना। कॉस्ट उसकी कितनी थी, 10 लाख। उसमें से क्या 10 लाख उसने कीमत गवा दी है? नहीं, 50,000 तो मुझे मिल ही जाएगा। तो मतलब 9,50,000 की कीमत में कमी करवाई है उसने 10 सालों में। 50,000 फिर भी आखिर मुझे मिल ही जाएगा। तो यही हुआ है ना। कॉस्ट में से मैंने क्या किया है, कॉस्ट जो कि 10 लाख थी, उसमें से माइनस की दिया स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, वो कितनी थी, 50,000। तो 10 लाख में से 50,000 माइनस किया, 950। तो 950 क्या हुई, कमी। ऐसे ही है ना। 10 लाख की चीज आखिर में 50,000 रुपये मुझे दे के जा रही, तो मतलब 9,50,000 में कमी करवा रही है। इस कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने ये कहा था ना, वक्त के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ जो नॉर्मल वियर एंड टीयर करते हुए एसिड की वैल्यू में कमी आती है, वो डेप्रिसिएशन है। अचानक कोई हादसा हो गया और कीमत गिर गई, वो डेप्रिसिएशन ही है, वो आपका नॉर्मल लॉस है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ की डेप्रिसिएशन क्या चीज है, तो यानी कि ये वो क्या कमी। अच्छा आप ठीक है, यहाँ तक समझ लें पहले, फिर एक और नई बात। सवाल क्या था मेरा, दोबारा समझे। हाउ मच रिडक्शन, एसिड अपने 10 सालों में कितनी वैल्यू में कमी करवा देगा। हमने कहा यार आज 10 लाख के लिए, 10 साल बाद 50,000 का तो बिक ही जाएगा। तो यानी कि 50,000 मुझे मिल ही जाएगा, तो मुझे कितना नहीं मिलेगा, कितना नुकसान होगा, कितनी कमी होगी। तो 10 लाख में से 50,000 माइनस किया तो 9,50,000। ये 9,50,000 ऐसी चीज है कि ये डेप्रिसिएशन है, मतलब वैल्यू में कमी है। तो इस 9,50,000 को हम क्या कहते हैं, निकालिए कैसे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का। इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। वो रकम जो के डेप्रिशिएट होगी, वो रकम जो के क्या होगा, डेप्रिशिएट होगी ओवर द यूजफुल लाइफ पर। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, इस अमाउंट को क्या कहते हैं हम, क्या ये 9,50,000 आज ही एकदम वैल्यू गिर जाएगी, बताएं। आज ही गिर जाएगी तो सारी डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर वो 10 सालों में है ना, ऐसा ऐसा, अगले साल उसकी कीमत लेट्स सपोज 1 लाख का मूवी, उससे अगले साल 90,000 का मूवी, फिर 2 लाख, इस तरह मतलब वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इस पूरी रकम को क्या कहेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट। यानी ये वो रकम है जो डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिसिएशन ही है। सिर्फ डेप्रिसिएशन होती है क्या है, बेसिकली ये फॉर द ईयर होती है, साल के लिए होती है ना। और डेप्रिशिएबल अमाउंट वो रकम, वो कीमत जो एसिड खो देगा यूजफुल लाइफ के ऊपर। एक दिन में नहीं, कोई गाड़ी आपने नहीं ली, पहले साल हो सकता है 1 लाख कीमत गिरे, अगले साल 90,000, 80,000, करते करते मतलब 10 सालों में वो 9,50,000 पे अपनी कीमत गवा देगा। 9,50,000 अमाउंट को क्या कहते हैं हम, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलती है, इसका ये फॉर्मूला आपके सामने है।
डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट में से इतनी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो माइनस का, तो बकाया क्या है, बाकी वो रकम है जो डेप्रिशिएट हो जाएगी यूजफुल लाइफ के ऊपर। ठीक है जी। वो रकम है जो डेप्रिशिएट होगी यूजफुल लाइफ के ऊपर। तो सवाल क्विकली बना लेते हैं, एक एग्जांपल। परचेस्ड अ मोटर फॉर ₹5 लाख एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, यूजफुल लाइफ की बात हो रही है, यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। इट कैन बी सोल्ड फॉर, उसके बाद 5 सालों के बाद कैन बी सोल्ड फॉर ₹20,000, 20,000 की बिक जाएगी। तो फाइंड क्या करके बताए मुझे, डेप्रिशिएबल अमाउंट, कितनी अमाउंट इसकी कीमत में कमी आएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाल के बताओ। ठीक है जी। 5 लाख कैसे लिया, 5 साल बाद 20,000 का मिलेगा, तो इसकी डेप्रिसिएशन मुझे निकाल देता हूँ। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट उसकी कितनी है, 5 लाख। कॉस्ट निकालना तो हमने सीख लिया ना, ये 5 लाख कैसे बना होगा, वो सारा कुछ हमने किया होगा जो पर हम करते हैं। तो कॉस्ट 5 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20,000। 5 लाख में से 20,000 निकालें तो 4,80,000, ये हमारी क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल, कॉस्ट है जी भाई साहब 6 लाख, यूजफुल लाइफ है जी 10 साल, 10 years। ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 20% हिस्सा में मिल जाएगा। तो आप बताएं जरा इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितनी है इसकी, 6 लाख। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 20%। तो कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट कितनी है जी, 6 लाख। 6 लाख का 20%, 6 लाख माइनस 6 लाख का 20%, तो 6 लाख का 20% 1,20,000 होता है ना, 6 to the 12 तो 6 लाख में से 1,20,000 चला जाएगा, तो 480, 480 क्या है इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। ये वो रकम है जो डेप्रिशिएट होगी अवर यूजफुल लाइफ। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट को मैंने क्या आपको बताया, ये वो रकम है जो यूजफुल लाइफ पर खत्म, एकदम नहीं खत्म होगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता यूजफुल लाइफ के ऊपर खत्म होगी। ठीक है, अभी तक ये याद रखें, परेशान नहीं होना, बाकी इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हलवा था। ठीक है, तो ये वाकई सबसे आसान चैप्टर है। डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालना आगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट तो पता चल गई, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन सुन लो। डेप्रिसिएशन इज द, लिख ले, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट
आवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमेटिक एलोकेशन। डेप्रिशिएशन अमाउंट हमें पता चल गया भाई, इतनी अमाउंट में कमी आएगी, ये तो मुझे पता चल गया कि 6 लाख के आखिर में मुझे ना उसका 20%, 1,20,000 आ जाएगा, 4,80,000 तो कमी आएगी। तो ये क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। अमाउंट मुझे पता चल गया। अब उसको क्या करना है? मैंने एलोकेट करना है। अच्छा, पहले साल इतनी आएगी, दूसरे साल इतनी आएगी, तीसरे साल इतनी आएगी, चौथे साल इतनी आएगी, पांचवें साल इतनी आएगी, ठीक है, उसको एलोकेट करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक। मतलब ये नहीं कि कहूँ अच्छा पहले साल ही ना 4,80,000 कमी आएगी, पहले साल 4,70,000 आएगी, अगले साल 10,000 आएगी, फिर अगले साल 0,0,0, इस तरह नहीं होता। सिस्टमैटिक किसी एक तरीका कार से, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एलोकेशन। कौन सी? सिस्टमेटिक एलोकेट करना कि पहले साल इतनी आएगी, दूसरे साल इतनी आएगी, तीसरे साल इतनी कमी आएगी, चौथे साल इतनी आएगी, पांचवें साल इतनी आएगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? इज इक्वल टू डेप्री, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। पहला क्या था? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन इज क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ पे एलोकेट करते थे। और डेप्रिशिएबल अमाउंट किसके बराबर थी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ऐसे ही है ना, ये ऊपर देख लो। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू थी ना, या रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हुआ? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ पर एलोकेट कर। ये क्या आ गया जी? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद कर ले। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। तो अब अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था? क्या सारे की सारी कमी एक ही साल में आएगी? नहीं, बल्कि जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमी आएगी, ठीक है। या अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ सिनेरियोज, वो आगे हम कल से डिस्कस करेंगे। आज बस ये आपको बता दूं, लेट्स अज्यूम ये करें इस फॉर्मूले के लिए कि हर साल बराबर कमी आएगी, ठीक है। यानी कि अगर एसिड की कीमत में 1 लाख कमी आएगी ना 10 सालों में, तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, हर साल 10,000 की कमी आएगी, ठीक है। तो अब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये ऊपर वाली जो एग्जाम्पल थी ना, इसमें डेप्रिसिएशन निकाल के बताए मुझे, ठीक है। ये एग्जाम्पल करते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह करें, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये एक बात सुन लीजिए, एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो डेप्रिसिएशन को चले छोड़े इसको। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ, ऐसे ही है ना। और डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू, एक ही नाम है। तो इसकी कॉस्ट कितनी है भाई? 6 लाख। स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है? 6 लाख का 20%, तो 6 लाख का 20% लें जरा, 1,20,000। यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 10 साल, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ नहीं लेनी, यूजफुल लाइफ 10 साल। तो इसको डिवाइड करें जरा, कितना आता है? 6 लाख में से 1,20,000 गया तो 480, 480 डिवाइड बाई 10, 48,000। 48,000 रुपये इसकी क्या है? डेप्रिसिएशन हर साल की। पहले साल 48,000 कम होगा, दूसरे साल फिर 48,000 कम होगा, तीसरे साल फिर 48,000 कम होगा, करते करते 10 सालों में 4,80,000 की वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इसको देखिएगा, इंशाल्लाह कल यहाँ से ही आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक आपने इसको देख के आना है। कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस होता है। चलिए कल यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन कमी हर साल, ये क्या है? ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी, हर एक साल की 48,000 है। एक साल 48,000 कमी होगी, दूसरे साल फिर 48,000 कमी होगी, तीसरे साल फिर 48, हर साल 10वें साल फिर 48,000, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी? हर साल 48 48,000 कमी हो जाएगी, तो टोटल 10 सालों में 4,80,000 रुपया उसकी
कमी आ जाएगी वैल्यू में, ठीक है, जो कि क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है। तो कल इंशाल्लाह इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह हम बुक से भी स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।